नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम साहब। मैं विक्रम सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन इस बेंच में जनरल साइंस को शुरू से पढ़ेंगे कि जनरल साइंस की उत्पत्ति कैसे, साइंस है जो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, साइंस का अर्थ क्या होता है। खूब सारे स्टूडेंट साइंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको साइंस शब्द का अर्थ ही नहीं पता होता कि साइंस का अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में अपन शुरू से इसका चर्चा करेंगे, तो ध्यान देना साथियों। विज्ञान, इंग्लिश में अपन इसे क्या बोलेंगे, साइंस। और साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति ध्यान रखना लैटिन भाषा से होती है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था साइंटिया। साइंटिया या फिर अपन सींटिया बोल सकते हैं। साइंटिया का इंग्लिश में अर्थ होता है टू नो। क्या अर्थ होता है? टू नो। और टू नो का अर्थ होता है जानना। टू नो का अर्थ होता है जानना, यानी साइंस शब्द का अर्थ अपन कह सकते हैं जानना। इसलिए अपन साइंस में किसी भी वस्तु को या किसी प्रकृति में कोई चीज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जल है तो जल को भी अपन जानने की कोशिश करेंगे, मनुष्य है तो मनुष्य को भी जानने की कोशिश करेंगे, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों को जानने की भी अपन कोशिश करते हैं। इनकी उत्पत्ति पेड़ पौधों की कैसे होती है, कोई जीव है तो जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान में। और ध्यान रखना, विज्ञान की 3 शाखाएं थी। विज्ञान की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। नॉर्मली अपने कंपटीशन क्लासेज में नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि साइंस की परिभाषा बताइए। तो साइंस का अर्थ होता है या साइंस की परिभाषा है प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए प्रयोगों से अर्जित ज्ञान, उसे ही अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा अपन को पता रहनी चाहिए ताकि अपन को साइंस की परिभाषा कम से कम पता रहे। फिर अपन जानते हैं साइंस की 3 शाखाएं कौन कौन सी है, साइंस में उनका अध्ययन कैसे होता है। तो ध्यान रखना, साइंस या विज्ञान, साइंस या विज्ञान की 3 शाखाएं हुई। सबसे पहले एक शाखा है जीव विज्ञान। कौन सी शाखा? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। दूसरी शाखा है अपने भौतिक विज्ञान। कौन सी शाखा है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को अपन बोलते हैं फिजिक्स। और तीसरी अपनी शाखा है रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ये 3 शाखाएं विज्ञान की आती है। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक एक। तो इधर ध्यान देना, सबसे पहले शाखा आती है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकृति में कोई भी जीव का अध्ययन करना, वो सारा अध्ययन किस में होगा? बायोलॉजी में। पर जीव कौन से? जैसे अपन कहते हैं सजीव, तो मनुष्य है तो मनुष्य भी किस में आएगा? जीव विज्ञान में। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, सजीव कह सकते हैं, तो वो भी किस में आएंगे? जीव विज्ञान में। चींटी है या फिर कोई कीट पतंग है, ये सारे किस में आते हैं? जीव विज्ञान में। ध्यान रखना, जीव विज्ञान के जनक कौन है? कई बार अपन को पूछ लेता है जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो ध्यान रखना, जीव विज्ञान के जो जनक है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। इनका जो सही नाम है वो होता है एरिस्टोटल, लेकिन अपन थोड़ा आसान किया गया क्योंकि एरिस्टोटल नाम थोड़ा सा हार्ड सा लगता है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। तो जीव अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कहते हैं अरस्तु से कि गुरुजी, आप जो बता रहे हो कि मनुष्य जीव विज्ञान में आते हैं, बायोलॉजी में आते हैं, पेड़ पौधों भी मनुष्य जीव विज्ञान में आते हैं, क्या मनुष्य वे पेड़ पौधों की क्रियाएं समान होती है क्या? क्या पेड़ पौधे मनुष्य की तरह ही श्वसन करते हैं क्या? क्या मनुष्य की तरह पेड़ पौधों में भी फेफड़े होते हैं क्या? लंग्स होते हैं क्या? तो गुरुजी ने सोचा यार कह तो सही रहा थियोफ्रेस्टस। फिर उसने और कहा कि क्या मनुष्य की तरह ही उत्सर्जन होता है क्या? क्या मनुष्य की तरह ही पेड़ पौधों में पाचन होता है क्या? तो उसके बाद जीव विज्ञान की 2 शाखा बनती है। एक शाखा का नाम है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और एक शाखा का नाम निकलता है वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। अब
आप ध्यान रखना, इनकी चर्चा और करेंगे अपन, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जंतु विज्ञान को अपन कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी। और जंतु विज्ञान के जनक है वो है अरस्तु। कौन होते हैं? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस है जो अरस्तु के शिष्य थे, और आजकल आपको पता है शिष्य गुरु से आगे निकल ही रहे हैं वैसे, तो ध्यान रखना अरस्तु के शिष्य कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ रहे जंतु विज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। और आपसे पूछ रहे बायोलॉजी का जनक कौन? तो अरस्तु। ओके, फिर आता है जस्ट फिजिक्स। फिजिक्स में इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जितने अपन कहीं विद्यालय में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, तो ध्यान रखना अपन को नॉर्मली बोलता है कि क्या आपके विद्यालय में या आपके कोचिंग में कौन सी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं में पंखा, टेबल, फर्नीचर, एसी लगा रहे हो तो एसी, ये सब किस में आते हैं? भौतिक। तो ये सारे किसकी देन है? आज भौतिक विज्ञान की देन है। आज ट्यूबलाइट जल रही है, किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की। आज पंखा चल रहा है, किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की। आज एसी चल रही है, किसके देन है? भौतिक विज्ञान की। तो ये सारे के सारे किसके देन है? भौतिक विज्ञान की। ध्यान रखना भौतिक विज्ञान। अब ध्यान देना, भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी आ रही है अपने, जो सारे के सारे किसमें आते हैं? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? कई बार अपन को एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसका भी अपन चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं थी। अपन पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। और आज जो अपने लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट है, ये किसका है? भौतिक विज्ञान। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए जो ट्यूबलाइट है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है? तो अपन कह सकते हैं ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर रहा है? रूपांतरित कर रहा है। पंखा है, चल रहा है, तो पंखा कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है? तो अपन को पता रहना चाहिए, विद्युत करंट आ रहा है तो विद्युत ऊर्जा को, और कोई भी वस्तु घूम रही है तो वो यांत्रिक कार्य कर रही है। कौन सा? यांत्रिक। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पंखा बदल रहा है। ये चीजें अपन को नॉर्मल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। भौतिक विज्ञान की ध्यान रखना दो शाखा थी। एक थी चिरसम्मत शाखा। कौन सी शाखा? चिरसम्मत शाखा। और एक शाखा थी आधुनिक शाखा। कौन सी? आधुनिक शाखा। तो अपन नॉर्मल कह सकते हैं एंसेंट ब्रांच और मॉडर्न ब्रांच। अब आपके सर इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान रखना, सन 1900 से पहले, 1900 से पहले जो भी 1900 से पहले हुआ वो कौन सी शाखा में आएगा? चिरसम्मत एंसेंट ब्रांच में। और 1900 के बाद में हुआ है, ध्यान रखना, मॉडर्न ब्रांच में आएगा। वो किसके अंदर आएगा? मॉडर्न ब्रांच में। आपसे पूछ ले चिरसम्मत शाखा का जनक कौन है? कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, चिरसम्मत शाखा का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की चिरसम्मत शाखा का जनक है न्यूटन। और आपको सबको पता है न्यूटन किसके कारण सुपरस्टार बना था? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सुपरस्टार बना था। ध्यान रखना, न्यूटन ने कौन सा बल दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल। उसी के कारण न्यूटन की आज पहचान बनी। न्यूटन ने, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि न्यूटन से अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं न्यूटन के ऊपर पेड़ से सेव गिरी और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया। तो ऐसा संभव नहीं है कि रात को सेव गिरी सुबह नियम दे दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। थोड़े के साथ भौम्या जी आए रात को, सुबह हम बता दिए सब आके आ गए। तो ऐसा साइंस में पॉसिबल नहीं है। न्यूटन ने 13 साल की उम्र में अपने विद्यालय में गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रयोग करना शुरू। हाँ, न्यूटन को जरूर उस सेव से आइडिया आया और लगभग 23 साल तक उसने 22 से 23 साल में उसे गुरुत्वाकर्षण बल पर सफलता मिली। तो ध्यान रखना, चिरसम्मत शाखा का जनक कौन है? न्यूटन। और आधुनिक शाखा का जनक कौन है? तो आप लोग सबको पता है। इसके बाद न्यूटन के बाद अगर किसी का योगदान है तो वो है आइंस्टीन। तो ध्यान रखना, आधुनिक शाखा का जनक कौन है? आइंस्टीन। और आप सबको पता है आइंस्टीन किसके कारण फेमस हुआ था? E बराबर mc²। आइंस्टीन, E हो गया एनर्जी ऊर्जा, M मास द्रव्यमान, C आपके जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो ध्यान रखना एनर्जी के बारे में जो आइंस्टीन है उसने बताया अगर आप ऊर्जा का उपयोग करना सीखो, आप तो धरती पर आए हो, मनुष्य ऐसे ही बैठे हो, इस ऊर्जा का उपयोग करो। तो किसी लोगों ने पूछा ऊर्जा खत्म हो जाए तब उपयोग कम कर लेंगे, खत्म होगी फिर? तो ध्यान रखना, ऊर्जा, आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है या स्थानांतरित हो जाती है। ध्यान रखना। तो आधुनिक शाखा का जनक कौन है? आइंस्टीन। फिर आप ध्यान रखना, तीसरी शाखा थी रसायन विज्ञान। अपन ने पढ़ी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान, ध्यान रखना, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के जो जनक है वो है लेवोसियो, लेवोसियो या लेवोजियर। इसके दो नाम आते हैं बुकों में अलग अलग, लेकिन आप आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम मैं लिखा देता हूं, लेवोसियो या लेवोजियर, लेवोसियो या लेवोजियर। तो ध्यान रखना, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवोसियो या लेवोजियर। और रसायन विज्ञान में जितने भी केमिकल आते हैं, आज दवाइयां ले रहे हैं, किसकी देन है, रसायन विज्ञान की। आज अपन नमक खा रहे हैं, नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है NaCl। और आपको पता है सूत्र केमिस्ट्री में किस में आता है भाई, तत्व में आता है, यौगिक में आते हैं या मिश्रण में आते हैं। तो आप सबको पता है तत्व में कौन आते हैं, प्रतीक आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। यौगिक इसमें आते हैं सूत्र, यौगिक में जितने भी प्रकृति में सूत्र है वो सारे के सारे किस में आएंगे, यौगिक में। NaCl नमक, जल H2O किस में आएगा, यौगिक में। और मिश्रण में दोनों का मिला जुला रूप, और इनका निश्चित अनुपात नहीं होता मिश्रण में। जैसे ध्यान रखना, अपन एक गिलास पानी ली, उसमें नींबू डाल के, चीनी डाल के शिकंजी बना रहे हैं या नींबू पानी बना रहे हैं, तो वो नींबू पानी कौन हो गया, मिश्रण। कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ऐसे थोड़ी कि सभी के रसोई में सब जो नींबू पानी उसकी रेसिपी रखी हुई है कि साहब बनेगी, कितनी मात्रा डाली तभी नींबू पानी बनेगा। अगर चीनी की 2 मात्रा ज्यादा डाल दी तो नींबू पानी की जगह और कुछ बन जाए, शरबत बन जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो अनिश्चित अनुपात वाला कौन होगा, मिश्रण होगा। ओके, तो ये तो इस अपने तीनों के बारे में। अब अपन समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो ध्यान देना सबके सब इधर, बायोलॉजी, इसको अपन क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ बायोलॉजी का, तो बायो का मतलब हो गया जीव, बायो का अर्थ क्या हुआ, जीव, और लॉजी का अर्थ हुआ का अध्ययन करना, का अध्ययन करना, यानी किन का अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना। जीवों का जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर आता है, बायोलॉजी के अंदर। अब आपको कोई पूछ ले कि बताइए बायोलॉजी की परिभाषा बताइए, तो ध्यान रखना इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे, जीवों की उत्पत्ति, विकास, शारीरिक संरचना, कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना सबके सब, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों की उत्पत्ति, विकास, शारीरिक संरचना, वे कार्यों आदि का अध्ययन किस में किया जाता है, ध्यान रखना जीव विज्ञान। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर इसका अध्ययन होगा तो वो किसके अंदर होगा, जीव विज्ञान। मनुष्य, तो अपन बोलते हैं मनुष्य की उत्पत्ति किससे होती है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता, बेसिक सा क्वेश्चन अपन गलत कर देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति ध्यान रखना कोशिका से होती है, अपन ऐसा कहते हैं। अब कोशिका से क्यों होती है, कई बार स्टूडेंट रट भी लेते हैं कि सर कोशिका से होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कोशिका से उसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो इसके भी अपन समझेंगे, लेकिन जस्ट इसके जो अपन बाद इस चीज को समझते हैं ना, ध्यान रखना। तो ये तो हुआ बायोलॉजी की परिभाषा है। अब अपन थोड़े से बायोलॉजी के कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लेता है बायोलॉजी शब्द प्रयोग किसने किया था, यानी जीव विज्ञान शब्द प्रयोग किसने किया था। तो ध्यान रखना जीव विज्ञान शब्द प्रयोग किया था लेमार्क वे ट्रेविरेनस ने, लेमार्क वे ट्रेविरेनस ने, लेमार्क वे ट्रेविरेनस ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, बायोलॉजी, यानी हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। देखो भाई, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान के दो या का अध्ययन करना, और वी का मतलब होता है शुद्ध, कैसा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और विज्ञान में अपन पढ़ते हैं ना, शुद्ध ज्ञान पढ़ते हैं, कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है। आज अपन कह सकते हैं मारना पुराने जमाने में ये हुआ था वो हुआ था, तो उसका कोई ऑथेंटिक नहीं है। आज मैंने कह दिया पंखा विद्युत से चलता है, तो इसका मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं, क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान है। कैसा ज्ञान है, शुद्ध। अब ध्यान देना सब के सब,
तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। आपसे पूछ रहे बताइए बायोलॉजी के जनक कौन है? तो आप सब अभी पढ़ चुके हो, आप सब बताओगे बायोलॉजी के जो जनक है, आप सब आराम से बोल दोगे। एक मिनट। बायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? आप सब कहोगे सर अरस्तु है, अभी आपने जस्ट पढ़ाया है। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए आधुनिक बायोलॉजी के जनक कौन है? आधुनिक बायोलॉजी के जनक कौन है? तो ध्यान रखना आधुनिक बायोलॉजी के जनक है वो है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो देखो बेसिक चीजें अपन कई बार गलत कर देते। क्यों? क्योंकि टीचर इनके बारे में बताता नहीं। जैसे अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम किस सन में रखा था। तो मतलब आप समझ सकते हो ना, बेसिक चीज आपको पता रहनी चाहिए। बेसिक चीज नहीं पता है तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो? गलत कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना ये तो वो बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी। अब ध्यान रखना बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान, जिसे मैंने अभी बोला था आपको जूलॉजी, ठीक है। और एक होता है ध्यान रखना वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जंतु विज्ञान के आपको पूछ ले बताइए जनक कौन? तो आप सब जानते हो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। आपसे पूछ ले बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप कहोगे सर थियोफ्रेस्टस। अभी अपन ने चर्चा जस्ट करके आए हैं, थियोफ्रेस्टस। अब आपसे पूछ ले कि बताइए जंतु विज्ञान में अरस्तु, तो अध्ययन किसका किया जाता है जंतु विज्ञान में? तो ध्यान रखना इसमें किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जंतुओं का अध्ययन। आपसे पूछ ले वनस्पति विज्ञान में जैसे अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखना पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये हमेशा चीज ध्यान रखना, किसका अध्ययन किया जाएगा? पेड़ पौधों का, ठीक है। अब आगे ध्यान रखना अरस्तु थे जंतु विज्ञान लिखी। तो आपको पता है हर वैज्ञानिक, अच्छे वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी पुस्तक लिखता है ताकि उनके आंकड़े सुरक्षित रहे, ध्यान में रहे उनके आंकड़े, ध्यान रखना। तो जंतु विज्ञान में जो जनक अरस्तु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमोलिया। इस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमोलिया। अपन कहते हैं ना एनिमल, तो हिस्टोरिया एनिमोलिया की पुस्तक थी। इसमें कितने प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन था? कितने प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन था? तो ध्यान रखना इसमें 500 प्रकार की जंतु प्रजातियों का वर्णन था। कितने प्रकार के? 500। अब भाई गुरु ने पुस्तक लिखी है तो शिष्य भी तो लिखेगा, शिष्य आजकल के कम थोड़ी। तो इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिख दी और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, प्लांट कहते हैं ना पादप को, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। अब गुरु से कौन से कौन? इसने भी कितनी पादप प्रजातियों का वर्णन किया इस पुस्तक में? तो ध्यान रखना इसने भी 500 प्रकार की पादप प्रजातियों का क्या कर दिया? वर्णन कर दिया। ध्यान रखना ये चीज है ना। तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधों का। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान में किसका जनक कौन है? अरस्तु। किसका अध्ययन होता है? जंतुओं का। इनकी अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमोलिया। और कितने प्रकार के जंतु प्रजातियों का वर्णन किया? 500। और इधर वनस्पति विज्ञान में कितने प्रकार के पादप प्रजातियों का वर्णन किया? तो आप लोग जान रहे हैं कितने? 500। तो कई बार इन बेसिक में से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन गलत करके आ जाते हैं। तो इनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब ध्यान रखना प्रोफेसर, ये तो हुआ इनके बारे में बेसिक। अब आगे चलते हैं अपन। अब कई बार अपन से पूछ लेते हैं कि सर जैसे मैंने अभी जस्ट चर्चा की थी कि मानव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से। अच्छा ऐसा क्यों नहीं कहता? कई बार अपन बुक से रख भी लेते हैं कोशिका क्यों होती है, ये नहीं पता रहता अपन को कारण।
कई बार आपसे ये भी पूछ रहे कि उत्पत्ति उत्तक से क्यों नहीं की, उत्पत्ति अणु से क्यों नहीं की, उत्पत्ति परमाणु से क्यों नहीं की, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस प्रकृति में परमाणु आए थे। कौन आए थे? परमाणु। अब शरीर कैसे बन रहा मैं बताता हूँ, उसके बाद उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करता हूँ। उसके बाद आए थे परमाणु से मिलकर कौन बनते हैं? अणु। परमाणु हम सब जानते हैं, जैसे O, N, P, ये सब क्या है? परमाणु। अगर इनके आगे गिनती लग गई तो ये कौन हो जाएंगे? अणु। O2, N2, P2, तो गिनती लगी वो तो कौन हुआ? अणु। जिसका भी गिनती नहीं वो कौन हो गया? परमाणु। ठीक है, परमाणु मिलकर किसका निर्माण? अणु। अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ध्यान रखना, कोशिका का। किसका? कोशिका का। मानव शरीर की सबसे छोटी जो होता है वो कौन होती है? कोशिका। फिर आप ध्यान देना, कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतकों का। किसका करती है? ऊतकों का। कोशिका मिलकर ऊतकों का निर्माण करेगी। तो आप लोगों से कोशिकाएं मिलकर ऊतकों, हाँ, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना, विकार्य में क्या हो? समान हो, वो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऊतकों का निर्माण करते हैं। ध्यान देना। और ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करेंगे। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ऊतक तंत्र का। ऊतक तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ध्यान रखना, अंगों का। किसका? अंग का। और अंगों का। और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। किसका? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव शरीर का। मतलब भ्रूण बढ़िया शरीर बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। शरीर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जनसंख्या का। आज देख लो, जनसंख्या हो रही है ना, जनसंख्या मिलकर किसका निर्माण? जब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो समुदाय बन गए, कोई जाति, धर्म, ये सब कम बने। बाद में मैंने पहले तो मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकार, प्रकृति की उत्पत्ति इस प्रकार बताई जाती है। और आज अपन जनसंख्या से क्या बन सकते हैं? समुदाय अलग अलग बन गए, जाति, धर्म, इस प्रकार है ना। अब आपसे पूछ रहे मानव शरीर की उत्पत्ति कोशिका से ही क्यों कहते हैं? तो पहले चीज आपको ये चीज तो पता रहनी चाहिए, है ना। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेते, ये चीज आपको अगर क्रम पता है, उसमें से वो क्या करेगा? 4 ऑप्शन ले लेगा इसमें से, ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र। अगर आपको क्रम पता होगा, परमाणु, अणु, कोशिका, ऊतक, ये 4 ले लिए। अगर आपको क्रम पता होगा तो इनमें गड़बड़ कर देगा वो। परमाणु, अणु, कोशिका, ऊतक, दूसरा ऑप्शन ले दिया, परमाणु, कोशिका, अणु, ऊतक। अगर आपको क्रम पता है तो आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। अब आपसे बोल लेते हैं कि मानव शरीर की उत्पत्ति कोशिका से क्यों होती है? तो इसका रीजन अभी चर्चा करते हैं अपन। देखो भाई, एक नर है, एक मादा है। नर में कौन? शुक्राणु। और मादा में कौन? अंडाणु। अब देखो इस चीज को समझना, शुक्राणु व अंडाणु दोनों मिलकर ध्यान रखना जाइगोट बनाते हैं। ये तो हो गया गेमेट, ये हो गया जाइगोट, जिसे बोलते हैं अपन युग्मनज। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ये जाइगोट बनाते हैं। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ, शुक्राणु व अंडाणु दोनों मिले, शुक्राणु व अंडाणु दोनों मिले तो उसे तो मैं बोल सकता हूँ निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोल सकता हूँ? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और इन शुक्राणु व अंडाणु मिलने के बाद जो युग्मनज बना जाइगोट, इसे बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। शुक्राणु व अंडाणु मिलने के बाद भी किसका निर्माण होना है? युग्मनज। और युग्मनज से आगे अवस्था होती है, लेकिन अपन अर्की की चर्चा करते हैं, भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। इसमें अवस्था होती है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, न्यूरेला, लेकिन अपन एक और चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो भ्रूण बनता है, यानी जाइगोट से फिर क्या बन रहा है? भ्रूण बन रहा है। तो ध्यान रखना सबके सब, शुक्राणु व अंडाणु मिलने की क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो सर शुक्राणु व अंडाणु मिलने से, शुक्राणु व अंडाणु से पहले क्या मानव बना? केवल शुक्राणु से बन रहा है क्या? नहीं। अंडाणु से केवल एक अंडाणु शुक्राणु नहीं है, उससे मानव बन रहा है क्या? नहीं। ध्यान रखना। अब उत्पत्ति कैसे कोशिका से कहते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। शुक्राणु एक कोशिका होती है मानव शरीर की। ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु। और ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ध्यान रखना कौन होती है? शुक्राणु। अब मेरे को बताओ, शुक्राणु एक स्वयं कोशिका है या नहीं है? अंडाणु एक स्वयं कोशिका है या नहीं है? और
कोशिकाओं के मिलने से कौन बन रहा है? मानव बन रहा है। क्या कोशिका से पहले एक शुक्राणु से मनुष्य, एक कोशिका से क्या मनुष्य बन रहा है, या एक अंडाणु से मनुष्य बन रहा है? क्या नहीं, दो जब कोशिका मिली तब किसका निर्माण हुआ? मानव का। इसलिए अपन कहते हैं मानव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। ध्यान रखना है ना। तो इतनी सारी चीजें साइंस की बेसिक जानकारी मांगती है। देख लो, अपन ऐसे सोचते हैं ये बेसिक जानकारी क्या है, ये तो ऐसे टाइम खराब होगा अपन सोचते हैं, लेकिन कई बार नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में और अपना गलत हो जाता है। कई बार पूछ लेता है बताइए जीव विज्ञान का जनक कौन है, या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, या आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कौन है। ये सारे के सारे अपन को पता रहना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं जो अपने थर्ड ग्रेड के हिसाब से जो पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। क्यों? क्योंकि अपन पहले जूलॉजी लेंगे, जूलॉजी के बाद क्या लेंगे? बॉटनी। ध्यान देना। तो सबसे पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में अपन बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। आपसे कई बार आप लोग सर रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? कई बार एग्जाम में ऐसे तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी पता रहनी चाहिए। रक्त मतलब ब्लड, आपके शरीर में आज रक्त सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। आप रोडवेज गाड़ी में जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है परिवहन। परिवहन का अर्थ क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना। इसी प्रकार परिसंचरण का मतलब हुआ रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। वो क्या कहलाता है? परिसंचरण। और ये शरीर में जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं? तंत्र। तो ध्यान देना, रक्त परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछ रहे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने कब की थी? तो आप लोग ध्यान रखना, 1628 ईस्वी में। कब की थी? 1628 ईस्वी में। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ध्यान देना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 ईस्वी में। क्या इससे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं था? क्या विलियम हार्वे के खुद को तो था ही था, ऐसे नहीं था, लेकिन पता नहीं था लोगों को। हाँ ठीक है, अपना शरीर है, बस इतना पता था। लेकिन इसने पता लगा कि रक्त किस प्रकार गति करता है, रक्त में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, फिर आगे और खोजे होती गई। ध्यान देना। अब कई बार स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये जो सारे के सारे अंग्रेजी नाम आ रहे अपने भारतीय कहाँ गए सारे? तो ध्यान देना, अब देखो उस समय आज़ादी की जंग और खूब सारे अपन को आज़ाद भी नहीं थे उस समय, लेकिन कई बार स्टूडेंटों को जवाब देना ही पड़ता है। तो मैं बताता हूँ अपना कि भाई सारे अंग्रेज आने का कारण क्या है। मैंने कहा भाई भारतीयों ने इसलिए नहीं की कि कल को आप पढ़ते रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? सब पता चला कालूराम ने की। अच्छा लगता क्या है? और मान लो अपने भारतीय जो महिलाएं होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, और मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रही है उससे मेरे पूछ ले बता भाई रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो अब वो कहेगी साहब मेरे वाले में क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड के भारत में नाम नहीं लेते, तो वो कहेगी साहब मेरे वाले में की। तो पहले पता लगा उसका मेरे वाला कौन है, और बाद में पता चला साहब कालूराम जी है ना। तो इसलिए भारतीयों ने खोज नहीं की, अंग्रेजों को रहने दिया। और आज पढ़ने में ठीक लग रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। अब ध्यान रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र में होता क्या क्या है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लो अपन एक बाइक चला रहे हैं, तो बाइक के टंकी होगी, टंकी के अंदर पेट्रोल डालेंगे। ध्यान रखना, बाइक के उस पेट्रोल जाने के लिए इंजन में जाने के लिए नलियां होगी। ये सारा सिस्टम उसमें रहता है। बस एक तरह से सोचो आप, ये मनुष्य एक तरह से बाइक की है, और पेट्रोल रहता है तब तक बाइक चलती है ना, पेट्रोल खत्म बाइक बंद। उसी प्रकार ध्यान रखना, इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखना कि ना जैसे अपने शरीर में रक्त खत्म, तो ध्यान रखना अपना शरीर भी क्या हो जाएगा? खत्म। और अरस्तु ने तो रक्त को आत्मा का है, शरीर का है, सब अपन समझ सकते हैं रक्त कितना मस्त है। अब ध्यान देना आपसे, रक्त परिसंचरण में 3 भाग होंगे। जैसे बाइक में टंकी होती है उसी प्रकार हमारे मनुष्य में हृदय होगा, उसके अंदर क्या रहेगा? रक्त रहेगा। जैसे बाइक में नलियां होती है उसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती है। कौन होती है? रक्त
जिनमें रक्त चलता है। और बाइक चलाने के लिए कौन जरूरी है? पेट्रोल। उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए कौन जरूरी है? रक्त। तो इसका मतलब रक्त परिसंचरण में 3 चीजें अनिवार्य है। एक होता है हृदय। कौन होता है? तो अपन ने यहाँ पे बताया मैंने, फेफड़ों के पास कौन आता है? रक्त। और रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन, और फेफड़े से अपन क्या लेंगे? ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु। देखो मैंने यहाँ पर अणु बोला है। अणु क्यों बोला है? क्योंकि वो क्या आ रही है? गिनती आ रही है, ध्यान रखना है ना। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर, ध्यान रखना, रक्त को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। और रक्त को शुद्ध कौन कर रहे हैं? फेफड़े। इसलिए अपने कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपन कहते हैं रक्त को शुद्ध कौन करता है, और अपन साहब कह देते हैं हृदय करता है। अगर मान लो अब मैं यहाँ से फेफड़ा हटा दूं तो हृदय रक्त को शुद्ध कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। और फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त हुआ है उसको ले जाने के लिए ध्यान रखना, शरीर की एकमात्र शिरा होती है जिसे अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन, या क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी शिरा। अपन पल्मोनरी शिरा, ध्यान रखना, ये कौन सा रक्त लाती है? शुद्ध। तो आपसे पूछ ले, बताइए, एकमात्र शिरा, शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लाती है, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा। बाकी शिराएं कैसा रक्त लाएगी? अशुद्ध। और ये शुद्ध रक्त किसको देता है? बाएं आलिंद को। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त नीचे की ओर जाता है, फिर महाधमनी से धमनी, वापस ये क्रम चलता रहता है। अपने शरीर में एक बार रक्त आ रहा है, एक बार जा रहा है, इसलिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? दोहरा। और बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है मनुष्य में। कैसे? क्योंकि ये नलियों के अंदर बहता है रक्त। जब रक्त नलियों के अंदर बहे तो वो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ध्यान रखना। तो अब आपको कुछ चीजें सीधी सीधी स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि रक्त शुद्ध कैसे हो रहा है और कैसे नहीं। तो सबसे पहले बात आई रक्त के शुद्ध होने की। अब अपन मैं एक बार यही बात एक चर्चा कर देता हूँ। कई बार अपन सुनते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु कैसे होती है? उसका रीजन क्या है? कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सुबह साहब पता ही नहीं चला, साइलेंट मौत हो गई। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही व्यक्ति ने कमरा बंद किया तो उसमें ऑक्सीजन की क्या आने लग गई? कमी आने लग गई, क्योंकि उसमें खिड़की दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं। ऑक्सीजन की क्या आ रही है? कमी। और उसने एक कोई मोमबत्ती, लालटेन या कुछ भी अंगीठी जला ली, ध्यान रखना, और वो सो रहा है जला के, तो उससे कौन सी गैस निकल रही है? CO2। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है तो एक बंद टूट जाता है और क्या बन जाती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक CO2 से एक ऑक्सीजन का अणु टूटने, एक ऑक्सीजन का परमाणु टूटने से क्या बन जाता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन के साथ, जैसे एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ना, वैसे ध्यान रखना एक हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक जुड़ता है। कितना गुना? 200 गुना अधिक जुड़ता है। अगर आपको 1-2 रुपए दे और एक आपको उससे 200 गुना अधिक रहे, 200, तो आप किससे रुपए लोगे? 200 वाले से लोगे। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस ऑक्सीजन से नहीं जुड़कर अधिक वाले के चक्रों में आ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है और जहर आपके हृदय में फैलता है, हृदय से धमनी से होते हुए अंगों में, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अपन बोलते हैं उसको कि अंगीठी जला, बंद कमरे में अंगीठी जला के सोने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। एक अपन नॉर्मल चीज पूछते हैं कि सर दिल में छेद किसे कहते हैं? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर दिल में छेद क्या होता है, क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वैसा दिल है उसमें आर पार सरिया डाल दिया, छेद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है इसके बीच में अपन समझते हैं। आलिंद और नीले के बीच में क्या होता है? एक छेद होता है जो भ्रूण अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भ्रूण, जब माँ के गर्भ में भ्रूण रहता है ना, उसमें ये छेद पाया जाता है, ध्यान रखना। तो इस छेद क्यों होता है? ताकि क्या होता है? रक्त का आदान प्रदान हो सके आलिंद रेलों में। लेकिन ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के
जन्म होते होते उसमें ये छेद भर जाता है, और जब मां के गर्भ में ये छेद होता है ना भ्रूण अवस्था में, उस छेद को बोलते हैं फोरमेन ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोरमेन ओवेलिस। लेकिन अगर किन्हीं बच्चों में ये छेद जन्म के बाद भी नहीं भरता है तो ध्यान रखना उनमें कौन सा रोग हो सकता है, इसको तो बोलते हैं फोरमेन ओवेलिस। और उसको रोग को क्या बोलेंगे, अगर जन्म के बाद भी रह जाता है तो इस रोग को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस रोग को क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ध्यान रखना सामान्यतः सब भ्रूण अवस्था में अपन सबके ये छेद था, चाहे इस प्रकृति में कोई सा मनुष्य उन सब के छेद था, लेकिन अपन जन्म के बाद अपने वो छेद भर गया। लेकिन किन्हीं मनुष्यों में ये छेद भरता नहीं है तो उसे रोग को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग बोलते हैं। ध्यान रखना है ना। तो ये आलिंद नीलों के बीच में होता है ये छेद, है ना। अब ध्यान रखना अपन ने कपाटों के काम समझे। अब कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, हृदय में उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है? हृदय जो ध्वनि होती है हृदय की, वो कैसे साउंड होता है? और हृदय की ध्वनि अपन किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से। किससे सुनेंगे? स्टेथोस्कोप से। ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है हृदय में उत्पन्न ध्वनि किसके कारण आती है या कैसी होती है? तो कई बार अब स्टूडेंट कहते हैं कि साहब धक 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 तो अपन को महसूस हो रही है। पहली बात, अपन सामान्यतः हृदय की ध्वनि नहीं सुन सकते, है ना, स्टेथोस्कोप के द्वारा ही सुन सकते हैं। और अपन को वो धक धक है जो महसूस होता है, ध्यान रखना। तो हृदय की जो ध्वनि होती है वो होती है लब डब। कैसी होती है? लब डब। इन सब की चर्चा अपन एक एक करेंगे, ध्यान रखना। हृदय की ध्वनि कैसी होती है? लब डब। और ये लब डब कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप सब जानो इसको, है ना। तो ध्यान रखना, हृदय में उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो लब डब होती है, लेकिन वो किसके कारण आती है? तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा था एक बार, हृदय में पटवारी का एग्जाम था तो उसमें पूछा था हृदय में उत्पन्न ध्वनि किसके कारण आती है? कपाटों के बंद होने से, कपाटों के खुलने से, दोनों, कोई नहीं। तो खूब सारे अपने फेवरेट ऑप्शन रहता है दोनों। तो खूब सारे स्टूडेंटों ने लिखा साहब दोनों। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना कपाटों के बंद होने से ही हृदय ध्वनि आती है। कपाटों के खुलने से कोई हृदय की ध्वनि नहीं आएगी। अब कपाट संख्या में कितने होते हैं? तो ध्यान रखना कपाट संख्या में, अब आप ऐसे गिन लो 3, 2, 5 और 6, नहीं, अपन को ये 3 है ना, एक ही गिना जाएगा। तो 1, 2, एक यहाँ पर जो ये पल्मोनरी देखो धमनी है ना, ये भी एक कपाट होता है। तो पल्मोनरी धमनी वाला कपाट 3 और एक महाधमनी वाला। टोटल कपाटों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, सॉरी मानव हृदय में कपाटों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना कितनी होती है? 4 होती है। और कपाटों का कार्य मैंने बताया, रक्त को एक दिशा प्रदान करना, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना। जैसे ही रक्त ऊपर की ओर आएगा कपाट बंद हो जाएगा, ऊपर जाने नहीं देगा। ओके, तो हृदय में ध्वनि लब डब कैसे आती है? तो ध्यान रखना ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड। ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड और डाई या बाइकस्पिड, इन दोनों कपाटों के बंद होने से लब की ध्वनि आती है। कैसी ध्वनि आती है? लब की। और इन दोनों कपाटों के बंद होने से देखो पल्मोनरी ध्वनि और महाध्वनि यानी एओर्टिक, इन दोनों कपाटों के बंद होने से कौन सी ध्वनि आती है? डब की ध्वनि। ध्यान रखना है ना। और इन दोनों कपाटों को एक ही नाम दे सकते हैं, और इसका एक नाम होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या होता है? सेमी ल्यूनर वाल्व। और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। इसे क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। ध्यान रखना, ऐसे बोलेंगे अपन सेमी ल्यूनर वाल्व, और हिंदी में बोलेंगे अर्धचंद्राकार कपाट। इसे अपन और समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि एक एक चीज को अपन विस्तार से और समझते चलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, इन दोनों को एक नाम बोल सकते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये तो हुई हृदय की कार्य विधि, हृदय काम कैसे करता है कैसे नहीं करता है। बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि अपना पूरा बोर्ड भर चुका है, तो अपन को नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब अपन नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, तो सब ध्यान देना, अपन एक एक चीज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कार्य विधि अपन सबने इसकी समझी, अच्छे से काम कैसे करता है हृदय, कैसे काम नहीं करता है हृदय, की धड़कन कैसी होती है, हृदय में जो धड़कन है वो किसके कारण आती है, उसकी ध्वनि का जो साउंड है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त कैसे आता है, अशुद्ध रक्त कैसे जाता है, इन सब की अपन ने चर्चा की। ब्लू बेबी सिंड्रोम की अपन ने चर्चा की। अब ध्यान रखना, एक आपसे पूछ रहे हृदय को रक्त कौन देती है?
तो ध्यान रखना, हृदय को रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी होती है, उसका नाम होता है कोरोनरी धमनी। कौन सी? कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी धमनी संख्या में कितनी होती है? 3 होती है। तो एक बार अपन इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं वापस थोड़ा सा हृदय बढ़ा रहा हूं, इसका चर्चा अपन करेंगे। ये अपन रफली थोड़ा इसको समझ लेंगे। हृदय में 4 कोष्ठ है। अपन सुनते कई बार एक नाम सुनते हार्ट अटैक। क्या सुनते हैं? हार्ट अटैक। और एक नाम अपन सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। खूब सारे स्टूडेंटों ने यह नाम नहीं सुना होगा, या सुना है तो कहीं रेयर केसों में सुना होगा। हार्ट अटैक यानी हृदय घात। हृदय घात। और ध्यान रखना, कार्डियक अरेस्ट को बोलते हैं अपन, ध्यान रखना, साइलेंट अटैक। ऐसा नाम जरूर, हर साइलेंट अटैक हर व्यक्ति ने या किसी न किसी ने जरूर सुना होगा कि सर उसको साइलेंट अटैक आया, उसकी मृत्यु हो गई। तो हार्ट अटैक और साइलेंट अटैक में क्या अंतर होता है? क्या दोनों चीज एक ही है? क्या दोनों चीज एक ही है या अलग अलग है? इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो हार्ट अटैक क्यों आता है उसका भी अपन रीजन समझेंगे। तो ध्यान रखना, हृदय को रक्त आपूर्ति कराने वाली धमनी होती है, उसका नाम होता है, ध्यान रखना, कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी? कोरोनरी धमनी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और कोरोनरी धमनी संख्या में होती है 3। कितनी होती है? 3। अब अपन एक सुनते हैं कि ध्यान रखना, अपन ऐसे सुनते हैं कि गरीबों को हार्ट अटैक, ध्यान रखना, 3 आता है, जबकि अमीरों को हार्ट अटैक कितने आते हैं? 3 आते हैं। और गरीबों को हार्ट अटैक 1 आता है। तो आप कहोगे ये क्या मामला है, ऐसे भेदभाव हो रहा है क्या? तो इसका कोई भेदभाव नहीं, अपन इस चीज को समझते हैं। आजकल अपन घी वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, है ना, तो घी से क्या होगा? शुद्ध अगर घी खा रहे हैं और व्यायाम अच्छा कर रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप शुद्ध घी खा रहे हो, व्यायाम कम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? रुधिर वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा। क्या जमने लगेगा? कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखना, क्या जमेगा? कोलेस्ट्रॉल। अपन जैसे ही घी में क्या होती है? वसा। जैसे ही अपन वसा खाते हैं तो अपनी त्वचा के नीचे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होने लग जाती है वसा। ध्यान रखना, तो वसा के कारण शरीर में क्या होती है? चिकनाहट होती है। और वही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे रुधिर वाहिनियों में जमने लगता है। अब जिस व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया और वो रुधिर वाहिनी में जमने लग गया, तो मान लो अब एक अमीर व्यक्ति है और एक कैसा व्यक्ति है? गरीब व्यक्ति है। दोनों के मान लो कोलेस्ट्रॉल जमा है। एक सिंपल सा उदाहरण दूं तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। एक व्यक्ति 3 फव्वारे लगा के नहा रहा है, तो जैसे ही गरीब व्यक्ति के, ध्यान रखना, और गरीब होगा तो कठिन परिश्रम 100% करेगा वो व्यक्ति। क्यों? अपना जीवन यापन करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल जमा, हार्ट अटैक आया, उसके सीने में दर्द हुआ, तो उसने सोचा कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गैस वैस बना होगा, क्योंकि इतना कठिन परिश्रम करते हैं कि वो हार्ट का दर्द सहन कर लेते हैं और वो उसको गैस के भरोसे उस हार्ट अटैक को निकाल देते हैं। जबकि अमीर व्यक्ति के क्या होता है? जैसे ही हार्ट अटैक आया, उस एसी में रहते हैं 24 घंटे एसी में, और उनसे वो दर्द सहन नहीं होता और वो फट कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा है, हम दवाई दे रहे हैं, तो ये दवाई से क्या पता आपके प्यार होने लग जाए। दूसरी रुधिर वाहिनी में जमा, और इधर अमीर के भी दूसरी रुधिर वाहिनी में जमा, और आपका पहला फव्वारा बंद हुआ, आप नहाते रुकोगे नहीं। दूसरा फव्वारा भी बंद हो गया तो भी आप नहाते हुए नहीं रुको, क्योंकि अभी एक फव्वारे से पानी आ रहा है। तो ध्यान रखना, जैसे ही गरीब के जमेगा, गरीब वैसे ही सोचेगा कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी हार्ट में, तो उसको सहन कर लेगा। और अमीर कहाँ भागेगा? वापस डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई साहब आपकी दूसरी कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम चुका है। अब गरीब के तीसरे में जमा, दर्द तो सहन कर लिया, लेकिन अब सोचो हृदय को रक्त नहीं मिलेगा, हृदय धड़केगा क्या? आपके तीनों फव्वारे बंद कर दे, अब आप ना कैसे पाओगे? उसी प्रकार। और जैसे ही इसके दर्द तो सहन कर लेता है, लेकिन अब हृदय धड़कना क्या कर देता है? बंद। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं भाई साहब इनको तो 3 हार्ट अटैक आ चुके हैं। और अमीर के भी वैसा स्वयं सिस्टम। अगर मान लो कोई दवाई काम कर रही है या बाईपास सर्जरी, जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो सर्जरी भी करता है कई बार डॉक्टर बाईपास, है ना। तो इस प्रकार ये हार्ट अटैक होते हैं। और अपन कहते हैं हार्ट अटैक कितने आते हैं? 3 हार्ट अटैक आते हैं। कई बार अपन सुनते रेयर केस में कि सर 4था आ गया, 5वां आ गया, तो कई बार क्या होता है वो दवाई इस कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम कर देती है, तो रुधिर चला जाता है हल्का फुल्का, है ना। तो वो रेयर केस होते हैं। बाकी हार्ट अटैक कितने आते हैं? 3।
कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ये भाई साहब एक बार ही आपको जीवन में मौका देगा, ध्यान रखना, मौका ही नहीं देगा ये तो, और आपको मौका दे देगा जीवन में संभलने का, भाई देख ले घी वगैरह या बाहर की जो चीजें हैं वो कम कर दे, ये आपको कोई मौका नहीं देगा। साइलेंट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। और ये कैसे आते हैं अपन समझते हैं। अपने हृदय के दाएं आलिंद में, कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में एक पाया जाता है पेस मेकर। कौन पाया जाता है, पेस मेकर, जिसका पेस मेकर का दूसरा नाम होता है SA नोड, SA नोड, साइनोएट्रिल नोड। हिंदी में नाम होता है, एस का मतलब सिरा, ए का मतलब आलिंद, ए का मतलब आलिंद और नोड का मतलब गुंडी। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, पेस मेकर का दूसरा नाम बताइए, तो पेस मेकर का दूसरा नाम होता है सिरा आलिंद गुंडी या SA नोड। अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पेस मेकर क्या करता है, पहले अपन थोड़ा पेस मेकर के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखना, पेस मेकर को पहले दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। पेस मेकर को हृदय का हृदय कहता है। पेस मेकर को क्या कहते हैं, हृदय का हृदय, हृदय का हृदय। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है हृदय का हृदय किसे कहा जाता है, पेस मेकर को। पेस मेकर को हृदय का मस्तिष्क कहते हैं। पेस मेकर को हृदय का क्या कहता है, मस्तिष्क। जैसे मानव शरीर को संचालन कौन करता है, मस्तिष्क करता है ना, उसी प्रकार ध्यान रखना हृदय को संचालन कौन करता है, पेस मेकर। अब ध्यान रखना, पेस मेकर हृदय की, पेस मेकर का तो ये तो कह दिया हृदय का हृदय, हृदय का मस्तिष्क, लेकिन पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखना पेस मेकर का मुख्य काम होता है हृदय गति को नियंत्रण करना। हृदय गति को नियंत्रण करना। हृदय गति को नियंत्रण कौन करता है, पेस मेकर। ध्यान रखना, आपको पूछ ले हृदय गति को नियंत्रण कौन करता है, जैसे एक व्यस्क की हृदय गति 72 होती है ना, उस 72 के आसपास रखता कौन है, तो ध्यान रखना कौन रखता है, पेस मेकर। कौन रखेगा, पेस मेकर। ध्यान रखना है ना। अब अपन आगे समझते हैं इस पेस मेकर का काम और क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, अभी आप सब तैयारी कर रहे हो, नौकरी लग जाओगे, नौकरी लगने के बाद कहीं घूमने जाओगे, घूमने गए, मान लो अचानक आपके सामने शेर आ गया, शेर आया तो आपके डर प्रकट होगा। डर प्रकट होते ही आपके क्या होगा, आंखें चौड़ी हो जाएगी, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर पर पसीना आने लग जाएगा, पूरी घबराहट हो जाएगी आपके शरीर में। तो वो घबराहट कराती कौन है, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन होता है एड्रिनलिन, और उस घबराहट को वापस कम भी कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन, इसलिए इसे कहते हैं करो या मरो। तो वो ग्रंथि आपको कहती है देख भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, इतना ज्यादा मत घबरा, या तो इससे लड़ ले या फिर भाग जा। और एक अच्छा मनुष्य भागने वाला ही ऑप्शन अपनाएगा और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन हृदय गति एकदम नियंत्रण थोड़ी होगी, 72 पर आ जाएगी, मान लो 90 पर आ गई। अब उसको 72 पर कौन लाएगा, पेस मेकर। पेस मेकर को पता है भाई साहब अगर इसकी हृदय की गति को नियंत्रित नहीं किया तो कल को मर गया, तो डॉक्टर तो यही बोलेंगे साहब पेस मेकर ने काम करना क्या कर दिया था, बंद, और व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु। ध्यान रखना है ना। तो पेस मेकर हृदय की गति को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ये काम किसका होगा, पेस मेकर का। अब ध्यान रखना पेस मेकर के जस्ट नीचे होता है एवी नोड। कौन होता है, एवी नोड। कौन होगा, एवी नोड। थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं एक बार ना। पेस मेकर के जस्ट नीचे कौन होगा, एवी नोड, और एवी नोड के नीचे होंगे हिंस के बंडल। कौन होंगे, हिंस के बंडल, हिंस के बंडल। और हिंस के बंडल से कौन निकलेंगे, पुरकिंजे तंतु। कौन निकलेंगे, पुरकिंजे तंतु। कौन निकलेंगे, पुरकिंजे तंतु। ध्यान रखना पेस मेकर सूचना देगा किसको, एवी नोड को। एवी नोड सूचना किसको देगा, हिंस के बंडल को। ये एक बंडल नुमा आकृति के होते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं हिंस के बंडल। और हिंस के बंडल सूचना किसको देगा, पुरकिंजे तंतु को। और पुरकिंजे तंतु किसको सूचना देगा, तो ध्यान रखना कार्डियक मसल्स को, यानी हृदय पेशियों को। इसलिए मनुष्य का हृदय पेशियों जनित होता है, इसलिए अपन बोलते हैं मायोजेनिक। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक। ध्यान रखना है ना। तो पुरकिंजे तंतु किसको सूचना देगा, कार्डियक अरेस्ट को, और अपना हृदय धड़केगा। अब मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अब देखते हैं अपन साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक कैसे आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
अब आपको पता है साइलेंट अटैक तो आपने नाम सुना है, लेकिन आपने कार्डियक अरेस्ट नाम नहीं सुना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि डॉक्टर आपको वही भाषा बताएगा, आम भाषा। अगर आपको पी लिया हुआ तो पी लिया कहता है डॉक्टर, कभी आपको ऐसे कहा क्या हेपेटाइटिस ए हो गया या आपको जॉइंटिस हो गया, कभी नहीं बोलता। क्यों? उसको पता है कोई ग्रामीण परिवेश से आया तो उसको बोल दिया हेपेटाइटिस ए हुआ है, तो उसको महीना 1.5 महीना तो ये पता करने में लग जाएगा हेपेटाइटिस ए होता क्या है। तो जो सामान्य भाषा चलती है डॉक्टर आपको वही बात बताएगा, ध्यान रखना है ना। तो कार्डियक अटैक किससे आता है, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, एक इसमें ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, हृदय में सूचना प्रवाह का क्रम बताइए, सूचना प्रवाह का क्रम बताइए। तो आपको सूचना प्रवाह का क्रम पता रहना चाहिए। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सूचना देता है कौन? पेसमेकर। और पेसमेकर का नाम क्या है? SA नोड। क्या नाम है? SA नोड। SA नोड यानी पेसमेकर सूचना देता है AV नोड को। किसको? AV नोड को। AV नोड सूचना देता है हिज के बंडल को, हिज के बंडल को। हिज के बंडल सूचना देता है पुरकिंजे तंतु को, पुरकिंजे तंतु को। और पुरकिंजे तंतु सूचना देता है, आप लोग ध्यान रखना, कार्डियक मसल्स को। किसको देता है? कार्डियक मसल्स को। और इसी के कारण आपका हृदय पूर्ण रूप से धड़कता है। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या है? कोलेस्ट्रॉल सही है, हृदय सही काम कर रहा है, सब चीजें सही है, लेकिन कहते हैं फिर भी भगवान उठाने जब बारी आती है तो उठा के ले जाता। अब कैसे? सुनना, सब चीज सही है हृदय में, लेकिन क्या हुआ? ऐसे नोड ने सूचना दी AV नोड को, और AV नोड ने सूचना आगे हिज के बंडल को दी ही नहीं। मैंने यहाँ से एक बच्चा भेजा, मैंने कहा ऑफिस में जाके आप बोल देना ये सूचना है। वो यहाँ से तो गया, लेकिन वो वापस इधर उधर भाग गया। और मैंने सोचा उसने सूचना दे दी होगी, अगला टीचर आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगला टीचर आएगा कैसे? क्योंकि सूचना बीच में ही क्या हो जाती है? लीक हो जाती है, सूचना किसी ने आगे दी नहीं। उसी प्रकार ऐसे नोड ने तो AV नोड को दी, AV नोड ने आगे सूचना ही नहीं दी, और हृदय धड़कना क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे धमनियों के उत्तक होते हैं ना, टिश्यू फटने लग जाते हैं, रक्तवाहिनियां फट जाती है। और ध्यान रखना, व्यक्ति की हाथों हाथ मौत हो जाती है, उसमें समय भी नहीं मिलता, संभलने का समय भी नहीं मिलता। इसलिए इसे साइलेंट मौत बोलते हैं, साइलेंट अटैक। ध्यान रखना, कार्डियक अरेस्ट बहुत तीव्र होता है और जीवन में आपको मौका नहीं देगा वापस। हार्ट अटैक आपको जीवन में मौका दे देता है संभलने का, ध्यान रखना। तो भाई ये हुआ कार्डियक अरेस्ट और एक हुआ हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में ये अंतर होता है, और आपको सूचना प्रवाह का क्रम भी याद रखना है। अब अपन आगे चलते हैं, तो सबके सब ध्यान देना और सब इधर समझना। अब अपन ने चर्चा की कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होगा, इनके बारे में चर्चा अपन ने कर ली। अब अपन बेसिक जानकारी लेते हैं हृदय की। आपसे पूछ ले हृदय का वजन, तो ध्यान रखना हृदय का वजन एक पुरुष में यानी नर में ध्यान रखना 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 300। और ध्यान रखना मादा में ध्यान रखना 250 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 250। कई बार जैसे बुक में 280 ग्राम पे लिखा रहता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अगर ये आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जानना मादा का वजन कितना? 250 ग्राम, और पुरुष का 300 ग्राम हृदय का वजन, क्योंकि पुरुष में हृदय का वजन थोड़ा सा मादा से क्या होता है? अधिक, क्योंकि शरीर की संरचना के आधार पर। अब ध्यान देना सबके सब, ये तो हो गया वजन। अब आपसे पूछ ले कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप सब बता दोगे सर मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चकरा के पूछ ले, बताइए हृदय की, आपसे क्वेश्चन पूछ ले हृदय की एक धड़कन, हृदय की एक धड़कन या एक हृदय चक्र में, या एक हृदय चक्र में लगा समय कितना होता है। अब खूब सारे स्टूडेंट यहाँ मात खा जाते हैं, हृदय चक्र ये क्या है मामला। आप सबको हृदय धड़कन तो सुन रखी है, हृदय चक्र क्या होता है? तो चीज वही है, सेम ही। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताइए एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, तो आपको पता है 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ध्यान रखना 72 है, और
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो समय में धड़कन का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो ध्यान देना, एक हृदय चक्र में कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पता रहना चाहिए। एक ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको पता रहे। एक मनुष्य, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक मनुष्य की, ये क्वेश्चन होते हैं है ना, इस वजह से वास्तविकता में नहीं लेना। एक मनुष्य की हृदय धड़कन एक मिनट में, तो अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक मनुष्य की हृदय धड़कन 1 मिनट में 120 बार धड़कती है। 120 बार धड़कती है। तो एक हृदय चक्र में लगा समय कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन वो सेम बन रहा है, अपन को पता रहना चाहिए। एक मनुष्य की हृदय धड़कन 1 मिनट में 120 बार धड़कती है, तो एक हृदय चक्र में कितना समय लगेगा? अब आप सब आसानी से कर सकते हो। आपने पता है हृदय धड़कन कहाँ लिखोगे? नीचे। समय कहाँ लिखोगे? 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60। 0 से 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो मतलब अगर पहले बार आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो आपको कम से कम क्वेश्चन आना चाहिए सॉल्व करना। अब आगे ध्यान देना सबके सब। अब अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य का तो अपन को पता चल गया, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ? 4, 2 आलिंद और 2 नीले। लेकिन अन्य प्राणियों का भी तो अपन को पता रहना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले, बताइए उस प्राणी में कितने कोष्ठ होंगे, तो आप उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो एक अपन चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्रम संख्या। क्या लिखेंगे अपन? क्रम संख्या। फिर अपन लिखेंगे प्राणी का नाम। फिर अपन लिखेंगे कोष्ठ के दो, है ना, चैम्बर के दो, कक्ष के दो, कोष्ठ की संख्या। फिर अपन लिखेंगे आलिंद, और फिर अपन क्या लिखेंगे? नीले। अब इनकी सबकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्रम संख्या 1। सबसे पहले शुरुआत मनुष्य से ही कर लेते हैं। तो आप सब पता है, आप सबने अभी पढ़ा, मनुष्य में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, 2 आलिंद और 2 नीले। दूसरा नंबर अपन बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, पक्षी। पक्षी आपको पता है हवा में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में। तो हवा में उड़ने के लिए हल्का तो होना पड़ेगा पक्षियों को भाई। तो ध्यान रखना, पक्षी में कोष्ठों की संख्या 4, 2 आलिंद और 2 नीले। ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं आगे। 3 नंबर प्राणी का नाम लिखते हैं मछली। मछली जल में रहती है और भारी होती है ना भाई, ध्यान रखना। तो मछली भारी होती है, तो इसमें कोष्ठों की संख्या कितने होते हैं? 2, 1 आलिंद और 1 नीले। हमेशा ध्यान रखना, मछलियों में अशुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त मछलियों में नहीं होता। मछलियों में कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्ति। 4 नंबर ध्यान रखना आप, उभयचर। कौन से चर? उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? ध्यान देना, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो थल पर भी रह सकते हैं। उभयचरों में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 3, 2 आलिंद और 1 नीले। फिर अब 5 नंबर ध्यान रखना, सरीसृप। किसको ध्यान में रखना? सरीसृप। सरीसृपों में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके 3 भी होती है, 3.5 भी होती है, ध्यान रखना। तो मतलब 2 तो आलिंद हो गया, 1 नीले, या अपन कह सकते हैं 1.5 नीले। अब आपके सर 3.5 क्यों बोल रहे हो? पहली बात तो अगर आपको पूछ ले कि सरीसृपों में हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, अगर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है तो 3 कर देना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 3.5 ऑप्शन में आ जाए तो बिना देखे 3.5 कर देना आप। ये अब मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको, है ना। सरीसृपों में कोष्ठकों की संख्या 3 या 3.5 कैसे होती है? जैसे मान लो सरीसृपों का ये हृदय,
तो इसमें आलिंद वाली तो पूरी लाइन होती है, बीच में नीले वाली आधी होती है। अब मेरे को एक बात बताना, इधर जो रक्त होगा वो इधर नहीं आएगा या इधर वाला इधर नहीं आएगा क्या? तो दोनों रक्त तो मिक्स हो रहे हैं, एक ही तो रक्त हुआ ये, और एक ये, तो ध्यान रखना कितने? 3। और अगर अपन ऐसा गिने कि भाई ये आधी आ रखी है नीले की, तो अपन ऐसा तो कह सकते हैं आधी तो आई है, तो अपन इसको इससे क्या कह देते हैं? 3.5। तो ध्यान रखना सरीर सर्पों में हृदय कोष्ठकों की संख्या 3 या 3.5 होती है। सरीर सर्पों, और ध्यान रखना उभयचरों का एक अपवाद होता है, वो कौन होता है? मगरमच्छ। कौन होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ में ध्यान रखना हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान रखना ये सरीर सर्पों का क्या है? अपवाद है, या अपन कह सकते हैं ये उभयचरों का क्या है? अपवाद। दोनों कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। तो सरीर सर्प व उभयचर का अपवाद कौन है? मगरमच्छ। इसमें कितने होते हैं हृदय कोष्ठ? 4 होते हैं। तो ध्यान रखना ये तो सारे कोष्ठों को की जानकारी होगी। सब प्राणियों की, मनुष्य में कितने? 4, 2 आलिंद और 2 नीले। पक्षियों में कितने? 4, 2 आलिंद 2 नीले। मछली में कितने? 2, 1 आलिंद 1 नीले। उभयचर में कितने? 3, 2 आलिंद 1 नीले। सरीर सर्पों में कितने? 3 या 3.5, 2 आलिंद और 1 या 1.5 नीले। ओके, इसी के नीचे आपको एक नोट लगा के लिख लेना, सरीर सर्पों वाली लाइन। ये तो आपको याद तो रह जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपको पूछ ले बताइए सरीर सर्पों में संरचनात्मक दृष्टि से हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है और कार्यात्मक दृष्टि से कितनी होती है? तो देखो भाई, कार्य तो 3 ही तो कर रहा है, 1 रक्त, 2 रक्त, 3 रक्त, 3 रक्त ही है, तो कार्यात्मक दृष्टि से कितने हुए? 3। लेकिन संरचना में गिने तो अपने आधा मान ले तो 3.5। तो ध्यान रखना अपन ऐसा लिख सकते हैं, सरीर सर्पों में हृदय कोष्ठों की संख्या संरचनात्मक दृष्टि से 3 होती है, लेकिन कार्यात्मक दृष्टि से संरचनात्मक दृष्टि से 3.5 होती है, जबकि कार्यात्मक दृष्टि से 3 होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना सरीर सर्पों में हृदय कोष्ठकों की संख्या संरचनात्मक दृष्टि से कितनी होती है? 3.5, लेकिन कार्यात्मक दृष्टि से कितनी होती है? 3। तो ये आप नोट लगा के एक चीज ये जरूर लिख लेना। ओके, अब अपन चलते हैं आगे। अब आ जाता है हृदय धड़कन, है ना। हृदय धड़कन किस किस की कितनी होती है, तो उसके भी एक अपन चार्ट बना लेंगे। क्रम संख्या, प्राणी का नाम और हृदय धड़कन, ये अपन एक चार्ट बना लेंगे ताकि अपन को पता रहे। सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्रम संख्या 1। प्राणी का नाम अपन ले लें, मनुष्य ले लें, लेकिन आप कहोगे सर मनुष्य में कितनी होगी, तो अपन चर्चा मनुष्य की अलग अलग अवस्थाओं का पता रखना है। जैसे आपसे पूछ रहे मनुष्य में नवजात शिशु में कितनी होती है? किसकी? नवजात शिशु की। तो ध्यान रखना नवजात शिशु की हृदय धड़कन 120 से 140 प्रति मिनट होगी, है ना। ज्यादातर अपन ऑप्शन में 140 ही मिलेगा, लेकिन अपन को इसके मध्य की ध्यान रखनी है। नवजात शिशु में हृदय धड़कन 120 से 140, मतलब हृदय बहुत तेज धड़कता है, फड़ फड़ करता रहता है उसका हृदय। आपने अभी एक देखा होगा, एक एम्बुलेंस आई थी बेंगलोर सबसे फास्ट, उसमें उस बच्चे का हृदय धड़कन बहुत तीव्र हो गई थी, तो उसका हृदय अपन को बाहर से महसूस हो रहा था ऐसे जैसे धड़क रहा है। ध्यान रखना है ना। तो छोटे बच्चे की धड़कन बहुत होती है, और छोटे बच्चे कुसुमादी भी बहुत होते हैं, आपको पता ही है। कभी किसी चीज को गिराना, क्यों? उनकी हृदय धड़कन बहुत फुल है, वो बेचारा करे तो अगर बैठे रहना चाहे तो भी बैठ नहीं सकते, वो ध्यान रखना है ना। एक
एक बालक की हृदय, एक बच्चे की हृदय धड़कन ध्यान रखना 100 प्रति मिनट होगी। एक बालक की कितनी होगी? 100 प्रति मिनट। और आपको पूछ ले एक वयस्क की, ध्यान रखना वयस्क की होती है 72 प्रति मिनट। अब देखो बालक तोड़फोड़ करता है, घर में कर रहा है क्योंकि हृदय धड़कन ही इतनी है। और इस अवस्था में आते आते वयस्क में अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, अपना अपना काम हो जाता, भाई अपन पानी पी लेंगे। दूसरे ने किसी ने कह दिया लोटा लाना, तो खारा जहर लगता साहब। क्यों? क्योंकि हृदय धड़कन कितनी है? 72 प्रति मिनट। ध्यान रखना अपना अपना काम निकल जाए। और जैसे ही अपन वृद्ध होंगे तो अपने हृदय धड़कन हो जाएगी 55 से 60 प्रति मिनट। अब तो भाई साहब अपना काम ही नहीं होगा। इसलिए वृद्ध व्यक्ति ज्यादा खेल दौड़ नहीं सकते, ज्यादा भाग नहीं सकते। क्यों? उनकी हृदय धड़कन कम हो गई। उनको पता है ज्यादा भागे तो ये है जो भी चली जाएगी। इसलिए वो अपन को ही कहते हैं भाई पानी पिला देना, चाय पिला देना। क्यों? क्योंकि उनकी हृदय धड़कन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, अब ये तो हुई मनुष्य की, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक हृदय धड़कन किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो वो चीज भी तो आपको पता रहनी चाहिए। तो ध्यान रखना मनुष्य में नवजात शिशु की हृदय धड़कन कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट। बालक की कितनी होती है? 100 प्रति मिनट। वयस्क की कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। और वृद्ध की कितनी होती है? 55 से 60 प्रति मिनट। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। यही सारणी जो पीछे अपन ने सारणी पढ़ी है, यही सारणी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आप क्रम संख्या पता है आपको, प्राणी का नाम और धड़कन ये लिखा रहा था मैं। तो अपन देखो 1 नंबर हो गया मनुष्य, 2 नंबर अपन ले लेते हैं हाथी। आपसे पूछ ले सबसे कम किसकी होती है? तो हाथी और व्हेल। हाथी की होती है 20 से 25 प्रति मिनट। और व्हेल की भी कितनी होती है? 20 से 25 प्रति मिनट। अगर आपको सबसे कम पूछ रहे तो ये 2 ऑप्शन में आपको एक दिखाई दे जाएगा, हाथी कर देना या फिर व्हेल कर देना। तो हाथी की हृदय धड़कन कितनी होती है? 20 से 25 प्रति मिनट। और व्हेल की कितनी होती है? 20 से 25 प्रति मिनट। इसलिए हाथी ध्यान रखना आराम से चलता है। हाथी आपको ज्यादा भागता हुआ या उछल कूद करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपने देखा होगा हाथी के पीछे कुत्ते कितने ही भौंक रहे हैं, लेकिन वो आराम से चलता है। उसको पता है अगर मैं भागा इन कुत्तों की तरह तेज, तो जो ये 20 से 25 है वो भी चली जाएगी। ओके, तो सबसे कम हाथी और व्हेल की। अब आपसे पूछ ले सबसे अधिक किसकी होती है? स्तनधारियों में। तो ध्यान रखना स्तनधारियों में आपको सबसे अधिक मिलेगी, तो वो किसकी मिलेगी? छछूंदर की। ध्यान रखना छछूंदर एक चूहे जैसा होता है। ध्यान रखना दक्षिण एशिया में या दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। तो ध्यान रखना इसकी हृदय धड़कन होती है 600 से कितने से? 600 से 800 प्रति मिनट। मतलब इसका हृदय इतना तेज धड़कता है कि ये बेचारा एक जगह बैठ ही नहीं सकता, इधर उधर भागता रहेगा। ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार ध्यान रखना चूहे की। तो चूहे की अपन जानते हैं 300 से 400 प्रति मिनट। ओके, अब ध्यान रखना सबसे अधिक पूछ रहे थे भाई स्तनधारी नहीं और सबसे अधिक किसकी होती है? तो केंद्रा पक्षी की। केंद्रा पक्षी की 1000 प्रति मिनट होती है। बहुत तेज हृदय धड़कन होती है केंद्रा पक्षी की। ध्यान रखना तो सबसे तीव्र हृदय धड़कन किसकी होगी? केंद्रा पक्षी की। 1000 प्रति मिनट बार, मतलब 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। इतनी तीव्र उसकी हृदय धड़कन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके हृदय धड़कन। ध्यान रखना हाथी की कितनी? 20 से 25 प्रति मिनट। व्हेल की 20 से 25 प्रति मिनट। छछूंदर की 600 से 800 प्रति मिनट। चूहे की 300 से 400 प्रति मिनट, है ना। ये 400 के आसपास इसकी चूहे की रहती है। केंद्रा पक्षी की 1000 प्रति मिनट। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। तो देखो हृदय धड़कन हमने पढ़ ली, हृदय के अपन ने कोष्ठ पढ़ लिए, है ना। अब अपन चर्चा करते हैं अपन हृदय का मुख्य काम क्या होता है। हृदय का मुख्य काम होता है रक्त को क्या करना? पंपिंग करना, यानी पंप करना। हृदय का मुख्य काम होता है रक्त को पंप करना। तो अब ये रक्त को पंप कैसे करते हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं, है ना। तो अब ध्यान देना आपसे पूछ लेता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है ना। आपके घर में एक मोटर लगी रहती है, वो पानी फेंकती है, तो कितना 1 मिनट में पानी फेंकती है। उसी प्रकार अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है। तो ध्यान रखना मनुष्य का हृदय 1 धड़कन में 70 ml रक्त
पंप करता है। कितना? 70 ml रक्त। मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 70 ml रक्त पंप करता है। तो ध्यान रखना, अब 1 मिनट पूछा अपन को, क्या पूछा है? 1 मिनट। तो एक धड़कन में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 0.8 सेकंड। तो मेरे को बताओ 1 मिनट में अगर करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 1 मिनट में अपना हृदय कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। तो अपने तो लिए तो 1 मिनट में 72 धड़कन हो गई। और एक धड़कन में कितना ml रक्त पंप कर रहा है? 70। तो 72 इंटू 70, तो लगभग इसका आएगा 5020 ml, लगभग इतना आएगा अगर अपन गुणा करेंगे तो, है ना। ध्यान रखना 40 14 1 0 49 1 50, ध्यान रखना ना। तो 5040 ml। तो मैं इसको अगर लगभग कहूं तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं 5000 ml। और अगर मैं इसको लीटर में बदलूं तो कितने हो गए? 5 लीटर। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, ध्यान रखना, 5 लीटर रक्त पंप कर सकता है। तो आपके ऐसी मशीन दी है भगवान ने जो 5 लीटर का रक्त क्या कर सकता है? 1 मिनट में पंप कर सकता है, ध्यान रखना। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करेगा? 5 लीटर। ओके, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं, जो ये 70 ml रक्त पंप हो रहा है ना, स्ट्रोक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक आयतन। और ये तो क्या हो गई? हृदय की धड़कन। तो स्ट्रोक आयतन को धड़कन से गुणा करेंगे तो अपना 1 मिनट का आ जाएगा। तो ये तो मैंने विस्तार से इसलिए बताया था कि आपको पता रहे भाई ये होता कैसे, इस प्रकार। अब ध्यान रखना सबके सब, तो ये तो हुई धड़कन के बारे में जानकारी। अब अपन छोटी छोटी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था आपको पेस मेकर। क्या बताया था? पेस मेकर। पेस मेकर को अपन क्या बोलते हैं? अच्छा सॉरी, पेस मेकर का दूसरा नाम क्या होता है? SA नोड। मैंने बताया सीरा आलिंद गुंडी। क्या बताया? जो अपन ने चीज समझी उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सीरा आलिंद गुंडी, SA नोड। अब पेस मेकर को अपन ने और किन नामों से जाना? तो पेस मेकर को हृदय कहते हैं। पेस मेकर को हृदय का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखना पेस मेकर का मुख्य कार्य। तो ध्यान रखना पेस मेकर का, अगर अपन ऐसा लिखना चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं अपन, कार्य लिख के हृदय गति निर्धारक। हृदय की गति को क्या करता है? नियंत्रित या निर्धारक करता है। आपसे पूछ ले पेस मेकर कहां उपस्थित होता है? तो ध्यान रखना पेस मेकर दाएं आलिंद में उपस्थित होता है। पेस मेकर कहां उपस्थित होता है? दाएं आलिंद में उपस्थित होता है। तो आपको पता रहना चाहिए पेस मेकर का दूसरा नाम क्या है? SA नोड। इसे बोलते हैं सीरा आलिंद गुंडी। पेस मेकर को कहते हैं हृदय का हृदय, पेस मेकर को हृदय का मस्तिष्क। इसका कार्य हृदय गति का क्या करना? निर्धारक करना। और पेस मेकर कहां उपस्थित होता है? दाएं आलिंद में उपस्थित होता है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। तो पेस मेकर का आपने जान लिया। अब आपसे पूछ ले कि बताइए कपाट या वाल्व के बारे में अपन ने चर्चा की थी पहले, अपन जब समझ रहे थे, तो ध्यान रखना, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना कपाट या वाल्व संख्या में कितने होते हैं? हृदय में 4। देखो हृदय में कोष्ठ भी 4, कपाट भी कितने? 4। कपाटों का मुख्य कार्य क्या? तो ध्यान रखना कपाटों का मुख्य कार्य कपाटों का मुख्य कार्य रक्त को एक दिशा प्रदान करना एवं रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का होता है।
तो ध्यान रखना, ये कपाट का मुख्य काम, कपाट संख्या में कितने? 4। कपाटों का मुख्य कार्य रक्त को एक दिशा प्रदान करना एवं रक्त के विपरीत प्रवाह को क्या कर देना? रोक देना। तो ये किसका काम होगा? कपाटों का कार्य होगा। तो अपने कपाट हो जाते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आती है हृदय ध्वनि। किसी के मन में आता है सर हृदय ध्वनि कैसे आती है, तो उसका चर्चा कर दो। तो आपको पता है हृदय का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? लब डब। कैसा होता है? लब डब। और ये लब डब कैसे होता है, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो हृदय की प्रथम ध्वनि, हृदय की प्रथम ध्वनि, और हृदय की प्रथम ध्वनि कैसी होती है? तो ध्यान रखना लब की। कैसी होती है? लब की। ओके, हृदय की प्रथम ध्वनि लब की। और ये किसके कारण आती है? तो ध्यान रखना, एक तो मैंने बताया था आपको बाई या डाइकस्पिड वाल्व, बाई या डाइकस्पिड वाल्व, बाई या डाइकस्पिड वाल्व। और बाई या डाइकस्पिड वाल्व इनको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? द्विवल्नी कपाट। बाई या डाइकस्पिड वाल्व कहां उपस्थित होता है? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, आप बोल देना बाएं आलिंद में, बाएं नीले के मध्य उपस्थित होता है। और बाई या डाइकस्पिड वाल्व को ध्यान रखना मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। और दूसरा जो आपका है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे बोलते हैं अपन त्रिवलनी कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट। ध्यान रखना ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट, ये कहां पर उपस्थित होता है? तो आप बोल देना दाएं आलिंद वे, दाएं नीले के मध्य। ओके, अब ध्यान रखना, एक तो बाई या डाइकस्पिड और एक ट्राइकस्पिड। मतलब सीधा सीधा अगर मैं नोट में लिखाना चाहूं आपको, नोट में, तो लिख देना आप इन दोनों कपाटों के, इन दोनों कपाटों के बंद होने से लब की ध्वनि, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हृदय की प्रथम ध्वनि तो हो गई कि इनके कारण हृदय की प्रथम ध्वनि कैसी होती है? लब। बाई या डाइकस्पिड वाल्व, द्विवल्नी कपाट और ट्राइकस्पिड वाल्व, इन दोनों कपाटों के बंद होने से कौन सी हृदय की प्रथम ध्वनि आती है? अब अपन सेकंड जो चर्चा करेंगे वो हो गई हृदय की द्वितीय ध्वनि। हृदय की द्वितीय ध्वनि। और हृदय की जो द्वितीय ध्वनि होती है वो कैसी होती है? तो आप सब जानते हो कैसी? डब। और ये डब किसके कारण आती है? तो मैं यही समझा देता हूं आपको। एक आपने पढ़ा था अभी सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, या अपन इसको हिंदी में बोले थे अर्धचंद्राकार कपाट, अर्ध चंद्राकार कपाट। इसलिए सेमील्यूनर वाल्व में दो वाल्व थे, आप सर ने चर्चा की थी उस समय, मैंने बताया था आपको। एक वाल्व था उसका नाम था, ध्यान रखना आप, मैंने बताया था आपको फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी का वाल्व, यानी मैं इसको बोल रहा था पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। मैंने ये नाम, मैं ये लिखता पहले पल्मोनरी वाल्व, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी क्यों लिखा? क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी का जो उद्गम स्थल है उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। और एक था एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व? एओर्टिक वाल्व। और एओर्टिक वाल्व कौन सा था? जहां पर धमनी का
उद्गम स्थल, मतलब जहां पर धमनी जुड़ी थी, उद्गम स्थल। तो धमनी के जहां पर जुड़ी उस वाल्व को क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व, और इसे क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी वाल्व। ध्यान रखना, इन दोनों कपाटों के 1 और 2, इन दोनों कपाटों के बंद होने से हृदय की द्वितीय ध्वनि आती है। वो कौन सी है? डब की ध्वनि। इसलिए मनुष्य में हृदय की ध्वनि कैसी होती है? डब की ध्वनि। और मनुष्य की धड़कन सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के गले में रहता है उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की धड़कन सुनता है कौन? डॉक्टर। ओके, तो ये चीज हुई हृदय की ध्वनि। अब अपन चर्चा कर रहे हैं लास्ट, ध्यान रखना इसके बारे में, बायां नीले। आप लोगों सर बायां नीले की चर्चा करने की कहाँ जरूरत पड़ी हमें, तो इसके अपन चर्चा कर लेते हैं। कई बार एग्जामों में पूछता, बायां नीले भी बहुत मोस्ट है अपने आप में। हृदय के, इसके बारे में बता रहा हूँ बायां नीले क्या है क्या नहीं, पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। बायां नीले हृदय के चारों कोष्ठकों में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है? बायां नीले। अपन को लगता है आलिंद है, लेकिन होता कौन है? बायां नीले। ध्यान रखना, बायां नीले की सबसे मोटी भित्ति की पेशी होती है। ध्यान रखना, जो सबसे दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी पेशियों की बनी होती है। ध्यान रखना ना। फिर ध्यान रखना, बायां नीले अगर हृदय के चारों कोष्ठकों में खराब हो रहा तो सबसे पहले खराब भी कौन होगा? बायां नीले, क्योंकि अगर अच्छा ही है तो बुराई भी तो होगी उसमें। ध्यान रखना है ना। तो अपन चर्चा करें बायां नीले के बारे में, तो ध्यान रखना, हृदय के चारों कोष्ठों में सबसे बड़ा कोष्ठ। ओके, फिर ध्यान रखना, बायां नीले की दीवारें मोटी पेशियों की बनी होती है। अगला, सबसे मजबूत कोष्ठ, सबसे मजबूत कोष्ठ कौन होता है? बायां नीले। और सबसे पहले खराब होने वाला कोष्ठ। क्लियर? तो ध्यान रखना, ये तो किसकी हुई? बाएं नीले के बारे में। अब देख लो बाएं नीले की इतनी विशेषताएं हैं। हृदय के चारों कोष्ठकों में सबसे बड़ा कोष्ठ, बाएं नीले की दीवारें, बाएं नीले की दीवारें मोटी पेशियों की बनी होती है। सबसे मजबूत कोष्ठ कौन सा होता है? बायां नीले। सबसे पहले खराब होने वाला कोष्ठ भी कौन होता है? बायां नीले। ये बाएं नीले की क्या होगी? विशेषताएं।